वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क जो आपकी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ा दिया है, उसमें मैंने अपने बारे में बताया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल साइंस को लेकर उसके बारे में मैंने ब्रीफली आपको बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस यूट्यूब चैनल को लेकर। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में और भी जो आपके चैप्टर्स है वो जल्द से जल्द कवर करवाए जा सके और आपके फिर अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हिस्ट्री है एंड जो भी ज्योग्राफी वगैरह आपके ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं, उनको मैं धीरे धीरे कवर करवाता रहूँगा आपके एग्जाम से पहले। देखिएगा 1 शॉर्ट वीडियो होगी 1 चैप्टर की, और इसमें हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी पूरे ही चैप्टर की। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स, DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे। अब इन तीनों को जब हम कवर कर लेंगे तो यहाँ पर इस चैप्टर का हमारे पास 360 डिग्री एक व्यू होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। और जब आप इस वीडियो को देखने के बाद उस लेसन को अपनी NCERT की किताब से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सब समझ आने लग जाएगा। देखिएगा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचेगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिएगा डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है लोग और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं। तो देखिएगा डेमोक्रेसी का मतलब हम क्या समझते हैं कि भाई कहीं पे अगर रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी प्रेजेंट है तो वो डेमोक्रेसी है। क्या ये सच्ची एक डेमोक्रेसी है? तो देखिएगा जब तक आपके पास कुछ अधिकार नहीं है या फिर कुछ कंडीशंस नहीं है, उसके बिना एक डेमोक्रेसी नहीं है। मान लीजिएगा कि कहीं पर रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं और वहाँ पर लेजिस्लेटिव बॉडीज भी है, लेकिन फिर भी आपके पास वो अधिकार नहीं है, उन अधिकारों का हनन हो रहा है जो आपके लिए मौलिक है, जो फंडामेंटल है एक ह्यूमन के लिए। जैसे कि जॉन लॉक ने 3 फंडामेंटल राइट्स बताए थे, जिसमें वो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखिएगा अगर आपके पास ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं है, लेकिन आपके देश में एक डेमोक्रेसी है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो फिर किस काम के वो फंडामेंटल राइट्स। और बेसिकली सबसे पहले आपको समझना है कि राइट्स यानी कि अधिकार का क्या मतलब होता है। तो देखिएगा हम लेजिस्लेचर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जुडिशरी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, ये चैनल डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। और अपने फीडबैक जरूर देते रहिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है और क्या मुझे यहाँ पर चेंजिंग या फिर कुछ ऐड ऑन करने की आवश्यकता है। ओके, तो राइट्स की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपकी NCERT से ही बाय द वे ये कट कॉपी पेस्ट की है मैंने, कि भाई राइट्स आर दोज इसेंशियल कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल और लिव विदाउट ह्यूमन डिग्निटी। अब यहाँ पर देखिएगा राइट्स को क्या किस तरीके से यहाँ डिफाइन किया गया है। यहाँ पर NCERT में बताया गया है कि राइट्स जो है वो ऐसी इसेंशियल कंडीशंस है जिसके बिना एक जो ह्यूमन है, एक मनुष्य है, वो अपनी जो पूर्ण पोटेंशियल है ना, पूरी क्षमता है ना, उसका उपयोग नहीं कर पाएगा अगर उसके पास ये जो इसेंशियल कुछ कंडीशंस है, जैसे कि राइट टू लाइफ जो हमारे आर्टिकल 21 में दी गई है, राइट टू एजुकेशन RTE, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A हो गया, या फिर हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। तो ये कुछ ऐसी राइट्स है जो आपको डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी और अपने आप को और अपनी क्षमता को दर्शाने का एक मौका प्रस्तुत करती है, जहाँ पर आप पर किसी भी प्रकार का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर कोई इन आपके राइट्स को, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, उनको वायलेट करता है तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। इन अ कंट्री एज वास्ट एंड डाइवर्स एंड इंडिया इंश्योरिंग दीज राइट्स इज क्रिटिकल। तो अब हमारा देश देखिएगा विभिन्नताओं से भरा है, यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और रीजन के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सभी को एक ही प्रकार के राइट देना बहुत मुश्किल है। किसी के लिए XYZ राइट अच्छे हो सकते हैं तो किसी के लिए ABCD राइट अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी प्रोवाइड की है कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स की, जो कि सभी को एक समान रूप से दिए गए हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है भाई अधिकार की, कि भाई क्या ज़रूरत है
अधिकारों की या फिर राइट्स की, और कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है बिल ऑफ राइट्स का। तो देखिएगा, इसको समझने के लिए हमें एक रियल लाइफ सिचुएशन को देखना पड़ेगा, जो कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें सेकंड चैप्टर में दिया गया है। तो देखिएगा, एक कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी थी फॉर द एशियन गेम्स इन दिल्ली 1982 में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ गरीब मजदूर थे, वो माइजरेबल मतलब कि बहुत ही बेकार कंडीशन होती है ना, वहाँ पर काम कर रहे थे और बहुत ही कम उनको वेजेस यानी कि जो दिहाड़ी होती है वो दी जा रही थी। और अगर देखिएगा लीगल मिनिमम 300 रुपये पर डे था, तो उनको 175 या 150 रुपीज पर डे दिया जा रहा था, और बहुत ही बेकार साइट पर उनसे काम करवाया जा रहा था। तो कोई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहां पर उन्होंने आर्ग्यूमेंट की कि भाई एक जो मिनिमम वेजेस है ये तो एक फंडामेंटल राइट है या फिर एक राइट है, और ये देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी अगर मजदूर कार्य कर रहा है, वो मजदूर अपने अधिकारों से इतना मतलब कि नहीं जानता वो अपने अधिकार इतने, तो क्या आप उसका हनन करेंगे, क्या उसे आप मतलब अपने हिसाब से कार्य करवाएंगे? ये तो फिर फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में आ गया कि आप जबरदस्ती उससे इतना सारा काम करवा रहे हैं, और उस जितना काम वो कर रहा है व्यक्ति उतने तो आप उसे पैसे भी नहीं दे रहे, जो कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का वायलेशन है कि उसका हनन कर रहे हैं आप। तो फिर कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि भाई इनको सही तरीके से इंश्योर कीजिएगा कि इनको जितना काम करवाया जा रहा है उतनी इनको दिहाड़ी दी जाए, उतने वेजेस दिए जाए। इन अदर वेल नोन केस, फिर दूसरा एक केस हुआ जो कि मचल लालुंग का केस था असम से, जो कि एक यंग मैन को अरेस्ट कर लिया गया था। देखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा एक केस स्टडी है, आप देखिएगा क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, उस व्यक्ति को जो जिनका नाम था मचल लालुंग, उनको असम में अरेस्ट कर लिया गया। वो एक यंग मैन था और उनको मेंटली अनफिट बता दिया गया फॉर ट्रायल। अब ये व्यक्ति मेंटली अनफिट बता दिया गया और उन्हें जेल में रखा गया कि भाई इनको अब हम जब ये मेंटली एकदम फिट हो जाएंगे उसके बाद हम इनके ट्रायल्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो ऐसा चलते पता कितने साल बीत गए, 54 इयर्स बीत गए। वो व्यक्ति जो मचल लालुंग थे वो 54 इयर्स तक कस्टडी में रहे बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट हियरिंग वगैरह जो होती है उसके, और किसी ने भी इनके केस को रिविजिट नहीं किया कि भाई ये कैसा व्यक्ति है, पता नहीं बेगुनाह है या फिर गुनहगार है। उनको बेफालतू में हमने 54 वर्षों से कस्टडी में जेल में रखा हुआ है। फिर क्या हुआ, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इंटरवीन किया और फिर उनको रिलीज किया गया था जेल से। ये बोथ द केसेस हमें बताते हैं कि किस तरीके से अगर राइट्स को हम मीनिंगफुल तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएंगे, और जब तक राइट्स अच्छे तरीके से एनफोर्स नहीं किए जाएंगे तो वो किस काम के हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? ये एक फॉर्मल लिस्ट है जो हमें गारंटी देती है कि भाई आपके पास ये XYZ राइट्स है, और अगर इनका वायलेशन होता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट्स, वेदर इट इज हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। और ये राइट्स जो है आपको किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, अब इसमें हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। तो देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में दो तरीके के राइट्स है। एक तो लीगल राइट्स है जिसका अगर हनन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर आप जाए अपना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आप जाएंगे आर्टिकल 226 के अनुसार, और सुप्रीम कोर्ट जो जाएंगे आप आर्टिकल 32 के अनुसार। आर्टिकल 32 को बेसिकली हम पढ़ेंगे अच्छे से इसी चैप्टर में। ओके, तो अब देखिएगा, अगर आपके राइट्स का हनन होता है और आपको लगता है कि भाई ये मेरे राइट्स है, मुझे संविधान के द्वारा दिए गए हैं और ये फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। आपको लोअर कोर्ट्स से अपर कोर्ट्स की ओर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स में भी देखिएगा आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। देन इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए आर्टिकल 16 है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो छुआछूत जो होता था कि
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके लिए आर्टिकल 17 है, टाइटल्स को अबॉलिश करने के लिए आर्टिकल 18 है। तो ये बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हमने कुछ मतलब स्पेसिफिक हेडिंग में डिवाइड किया है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया जिसमें आर्टिकल 19 to 22 आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर या फिर चाइल्ड लेबर को लेकर इस पार्ट में आते हैं। देन राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 है, जहाँ पर आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर देखिएगा ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे कि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था हमारी कंट्री में, जब हम अंग्रेजों के विरुद्ध एक फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तब जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उन्होंने कुछ फ्री इंडिया के लिए कुछ ऐसे राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था जो कि पूरे ही देश के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई गई थी वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी, एंड वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका भी पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रहने वाले हैं, यू कैन डाउनलोड इट एंड रीड इट। 15 से 20 मिनट लगने हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ समझ आने वाला है आपको। तो अब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ कि भाई डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, एंड फिर जाकर के बहुत सारे इन्होंने राइट्स को कैटेगराइज किया और उनको फिर एक नाम दिया जो कि बोला गया फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब यहाँ पर क्या हुआ कि राइट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो सामान्य कानूनी राइट्स या फिर कानूनी अधिकार जो कि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है, विच कैन बी क्रिएटेड और ऑल्टर्ड ऑर्डिनरी लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, की जो संसद है उसके द्वारा आसानी से उसे परिवर्तित किया जा सकता है। अब संसद का क्या कार्य है वो जब लेजिस्लेचर में हम पढ़ेंगे कि कानून कैसे बनते हैं, किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से उसमें वो संशोधन किया जा सकता है, उसके बारे में हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे जो आपका लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का चैप्टर आएगा उसमें। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑर्डिनरी लॉज है उनको आसानी से हम परिवर्तित कर सकते हैं, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो है उन्हें आसानी से हम परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा जो मैटर है वो है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको चेंज करना है, जो कि गारंटी किए गए हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इनको बदलने के लिए, ऑल्टर करने के लिए या फिर संशोधन करने के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, संविधान संशोधन, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, संविधान संशोधन एक ऐसा संशोधन होता है जो कि संविधान में बदलाव के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये चाहे आप लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, फर्दरमोर नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव कैन एक्ट इन अ मैनर वायलेट्स दिस राइट। तो देखिएगा, संसद के कोई भी जो अंग है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स को अप्रूव किया है और माना है कि ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। उसमें सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी बहुत इजी और बहुत ही अच्छा राइट है, जहाँ पर आपको सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिला है। आप चाहे अंबानी हो या फिर आप इंडिया में रहने वाले कोई भी मजदूर हो, आप सभी संविधान की नज़रों में, कानून की नज़रों में एक समान हो। अगर आर्टिकल 19 एक मजदूर के पास है तो आर्टिकल 19 अंबानी, अदानी और टाटा बिरला, कोई भी बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर प्राइम मिनिस्टर है या फिर राष्ट्रपति है, हालांकि उनके पास थोड़ी स्पेशल पावर्स होती है, लेकिन सभी के लिए कानून एक समान है जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है। तो राइट टू इक्वालिटी फॉर्म्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, कि भाई जो बेस होता है ना, बेस वो फॉर्म करता है राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि भाई कोई भी अगर राज्य है देश का, वो किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी ऑफ लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ के
मतलब लिए कोई भी वंचित नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ मनी, कास्ट, रिलीजन, रेस, रीजन, आप कहीं से भी आते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी तरीके के आप वस्त्र पहनते हैं, फिर भी आप इस देश में एक सिटीजन हो, कॉमन सिटीजन। टू द प्राइम मिनिस्टर इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, कि भाई एक कॉमन मिनिस्टर से लेकर एक प्राइम मिनिस्टर तक सेम लॉ के लिए बाधित है, मतलब कि सभी के लिए सेम लॉ है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग से कोई लॉ बनाए गए हैं या फिर मेरे या आपके लिए कोई अलग से कानून बनाए गए हैं, सभी एक समान है कानून की नज़रों में। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि आर्टिकल 15 है, ये आर्टिकल 14 की लाइन थी, आर्टिकल 15 में आता है द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि भाई कोई भी स्टेट जो है वो किसी को भी मतलब कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी के साथ भी, किसी भी जन के ऊपर या फिर किसी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली। यहाँ पर ओनली का ध्यान दीजिए कि किन किन ग्राउंड पर जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा, मतलब कि रिलीजन, धर्म के आधार पर नहीं कर पाएगा, रेस के आधार पर नहीं कर पाएगा कि रंग भेद की नीति ऐसा कोई मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो रंग के आधार पर, जाति यानी कि कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। ओके, यहाँ पर अब इन आधार पर अगर कोई आपके साथ वॉयलेट करता है इन फंडामेंटल राइट्स को, तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। कि मान लीजिए आप किसी शॉप में गए और आप किसी XYZ जाति से आते हैं और आपको उस शॉप में एंटर करने से मना कर दिया, सो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम कि भाई इन्होंने मेरा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 वो वायलेट किया है, एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। फिर बात आती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको समान अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही बड़े मतलब कि वो कहते हैं ना बहुत ही बड़े उद्योगपति या फिर बहुत ही बड़े किसी सरकारी कर्मचारी का बच्चा है या फिर राजा का बच्चा ही राजा ना बने, या गवर्नमेंट उन्हीं की ना बने, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्हीं के ना बने जिनकी सत्ता पे पकड़ है। तो यहाँ पर हमारा संविधान क्या प्रोवाइड करवाता है, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये अलाउ करता है कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न बनाएगी, जैसे कि रिजर्वेशन की अगर कोई पिछड़ी जाति रह गई है या फिर कोई वर्ग पिछड़ा रह गया है तो उनको आगे लाने के लिए कहीं ना कहीं सरकारें कुछ रिजर्व्ड सीट्स रखेगी, रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाएगी, जिसमें SC, ST, OBC और EWS जैसे रिजर्वेशंस शामिल है। क्लैरिफाइंग दैट इक्वालिटी रिक्वायर्स अपलिफ्टिंग दोज हु आर हिस्टोरिकली फेस डिस्क्रिमिनेशन, की भाई इक्वालिटी का क्या मतलब है, जिन्होंने पहले कुछ किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना किया है या फिर डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है उनको अब आगे लाया जा सके, उनको थोड़ा बहुत लाभ ज़्यादा पहुंचाया जा सके। फिर बात आती है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। ये आर्टिकल 16 था, आर्टिकल 70 है कि भाई जो छुआछूत की जो अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी वो एक पनिशेबल क्राइम है, अगर कोई करता है तो ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 का वायलेशन है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, अबॉलिशन ऑफ टाइटल जैसे कि राय बहादुर, सर, ऐसे जो टाइटल है वो कोई भी नहीं ग्रहण कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि आप गवर्नमेंट से अप्रूवल ना ले। तो ऐसे ही जो टाइटल है पहले जो कहते थे ना सर जमशेदजी टाटा या सर माउंट बैटन एट्सेट्रा, तो ऐसे जो टाइटल्स है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा किसी से भी, क्योंकि ये कहीं ना कुछ अलग तरीके से लोगों को दिखाने की कोशिश करता है कि इसका इतना सम्मान है। देन कम्स राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 to 22। अब आर्टिकल 19 जो है वो हमें क्या देता है, आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड करवाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि भाई बिना किसी हथियारों के हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, की आप भाई अपने मान लीजिएगा 11th क्लास में 5 बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक यूनियन बनाई कि भाई क्लास 11th सेक्शन A के स्टूडेंट्स की एक यूनियन बनी है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, और उसमें वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एक आपका फंडामेंटल राइट है।
देन फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडिया में आप दिल्ली में रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको राजस्थान जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है, या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका मन करता है कि भाई राजस्थान में मुझे परमानेंटली सेटल होना है, तो आपको किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आपको फ्रीली यू कैन मूव टू द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, कि आपको कहाँ रहना है, क्या करना है, ये अगर लीगल तरीके से आप करते हैं तो यू कैन डू दैट। देन कम्स फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, कि भाई आप कहीं भी रहे और कहीं भी किसी भी प्रकार का कार्य करें, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंडर। फिर आता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। ऐसा तो नहीं है कि आप पर गवर्नमेंट ने प्रेशर बना रखा है कि आप अगर डॉक्टर, आपको अगर बोल दिया कि आप डॉक्टर बनोगे तो आप डॉक्टर ही बनोगे, नहीं, आप अपने हिसाब से जो भी बनना चाहे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, IPS, IFS, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, यू कैन बिकम इन इंडिया। ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसके पर अब यहाँ पर क्या है कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट, तो वो भी आर्टिकल 19 की, भाई मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली है, और एसोसिएशन वगैरह कर सकते हो। क्या ये कंप्लीट और एब्सोल्यूट है कि आप अपनी मन मर्जी से कहीं भी कुछ भी बोल देंगे? ये सारे क्या फंडामेंटल राइट्स में आते हैं? नहीं, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे देखिएगा, अब आप बोलते हैं कि मेरे पास कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कुछ भी इन द सेंस की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और आप जाके किसी व्यक्ति को गाली देते हैं, ये तो बुरी बात हुई ना। तो उस पर आपके रिस्ट्रिक्शन है, सामने वाले व्यक्ति का फंडामेंटल राइट आप वॉयलेट कर रहे हैं, इसलिए वो आप पर केस कर सकता है। तो ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप अच्छे काम के लिए करेंगे तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन उस पर सरकार या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है जो उनकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को खराब कर रहे हैं, इंडिया की सोवरेनिटी, मोरालिटी, फ्रेंडली रिलेशन जो कि दूसरी कंट्री के साथ है, उनको अगर आप खराब करने की कोशिश करते हैं तो सरकार इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर सकती है। उनके बाद आता है आर्टिकल 20 टू 22। तो देखिएगा इसमें क्या है, ये क्रूशियल राइट है। आर्टिकल 20 का प्रोवाइड करवाता है, ये प्रोवाइड करवाता है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस की प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि कोई भी व्यक्ति जो है पनिश नहीं किया जा सकता जबकि उसका जो उसके द्वारा गुनाह किया गया था, ऑफेंस किया गया था, जब तक वो प्रूव ना हो। नॉर कैन बी पनिश फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट ऑफेंस एट द टाइम इट वाज कमिटेड, कि भाई मान लीजिएगा आपने कुछ किया, आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो 2019 में क्राइम नहीं माना जाता था। अब 2020 में वो एक कानून बनाया गया कि भाई अगर आपने जैसा ये एक्ट किया वो अगर दोबारा होता है तो वो एक 10 साल की सजा होगी इससे और 10 करोड़ का जुर्माना होगा। तो पहले क्या था, ये गुनाह नहीं था, लेकिन अब 2020 के बाद क्या हो गया, ये गुनाह हो गया। तो क्या सरकार आपके द्वारा जो 2019 में एक्ट किया गया तो उस पर आप पर कार्रवाई कर सकती है? तो नहीं कर सकती, क्योंकि जिस समय आपने वो एक्ट किया उस टाइम ये कोई कानूनी नहीं था कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो उस पर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट तो आपको फ्रीली अवेलेबल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, और एक ही गुनाह के लिए कोई भी सरकार या फिर कोई भी कोर्ट किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दे सकती। अब आपने गुनाह एक बार किया और आपको 2 बार सजा मिली तो वो भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। अब यहाँ पर क्या है कि भाई कोई भी पर्सन जो है उनको डिप्राइव नहीं करना अपनी लाइफ से, पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर की कानून के हिसाब से। जैसे कि अगर आप कोई ऐसा हीनियस क्राइम करते हैं जिसकी सजा सिर्फ बोल सकते हैं हम फांसी है, तो वो एक अलग एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आपका कोई भी तरीके से लाइफ और लिबर्टी पर कोई भी उंगली उठाता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट। तो कोर्ट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट बॉस ऑफ योर फंडामेंटल राइट, कि भाई वो ही आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, किससे? आर्बिट्री एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देन द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड आर्टिकल 21, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की जो व्याख्या थी, जो डेफिनेशन थी, वो बढ़ा दी। पहले क्या था आर्टिकल 21 की भाई लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी थी। अब क्या हो गया कि भाई इसी में आ गया आपका राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि भाई
एक और संशोधन हुआ फंडामेंटल राइट में, जिसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इस आर्टिकल 21A में क्या था कि भाई 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी स्टेट के द्वारा। ओके, देन राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब आपको कोई अगर अरेस्ट कर लेता है तो आपके पास क्या राइट है? तो आर्टिकल 22 कहता है कि कोई भी अगर किसी मतलब मान लीजिएगा कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो यहाँ पर पुलिस का दायित्व है, जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है कि भाई वो ग्राउंड्स बताए उस व्यक्ति को कि किस ग्राउंड्स पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, और जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसके पास राइट है टू कंसल्ट अ लॉयर। अपने मन मर्जी के किसी भी वकील से वो कंसल्ट कर सकता है, और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पुलिस का कार्य है। और 24 घंटे में क्या होता है कि 24 घंटे, जैसे कि अगर कोई 1 बजे अरेस्ट हुआ तो कल 1 बजे तक उसे प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के सामने। अब ये हो गए 24 आवर, लेकिन इन 24 आवर के बीच आपका ट्रेवलिंग टाइम हो गया, वो एक्सक्लूड होगा। जैसे कि अगर आप 5 घंटे का ट्रेवल करते हैं मजिस्ट्रेट तक जाने में, तो वो 24 घंटे प्लस 5 में काउंट होगा कि आप 29 आवर्स में आप उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ओके, अगर आपको समझ नहीं आता तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर उस कमेंट के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, एंड आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, अब बात करते हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। अब देखिएगा ये जो है वो क्या है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन जो थी वो वाइड स्प्रेड थी, जैसे कि फोर्स्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए 2 आर्टिकल है, जिसमें एक है आर्टिकल 23 जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन। पहले वो होता था ना कि दास एंड दासियों को खरीदा व बेचा जाता था, और फोर्स्ड लेबर यानी कि बेगार के रूप में किसी को अपने यहाँ मजदूरी के लिए रख दिया जाता था कि भाई तू इतना कार्य करेगा ही करेगा मेरे पास। तो इसको प्रोहिबिट किया गया है, इसको इलीगल किया गया है अंडर आर्टिकल 23 के तहत। फिर आती है बारी आर्टिकल 24 की। अब यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर, 14 साल की कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कार्य नहीं करवाया जा सकेगा। अब आप बोलेंगे कि जो टीवी सीरियल में कार्य करते हैं वो उनको कैसे अलाउ कर दिया? फिर वो काम ऐसे है जिसमें हार्मफुल नहीं है, कुछ हार्मफुल इन द सेंस कि देखिएगा फैक्ट्रीज में जो केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं तो वो सब हार्मफुल है, माइंस वगैरह है, जार्डुअस वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चे को मतलब कि कुछ बीमारी होने का खतरा है, कुछ लगने का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में कार्य नहीं करवा सकते। देन कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 to 28। इट इज द मल्टी रिलीजियस कंट्री। इंडिया क्या है, एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है। तो यहाँ कुछ फंडामेंटल फीचर्स है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड रिलीजन। अब आर्टिकल 25 जो है वो कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है कि अपने हिसाब से किसी भी धर्म को वो माने ना माने, उनके पास है कंसाइंस। एंड देन द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन, कि भाई अपने धर्म को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, और अगर चाहो तो दूसरे लोगों को भी अपने धर्म के बारे में बताओ कि मेरे धर्म में क्या है खासियत, बुराइयां है तो बुराइयां भी बता सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अपने धर्म को प्रोपगेट यू कैन डू दैट, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, की जब तक वो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी पर किसी भी प्रकार की समस्याएं ना खड़ी करे। फिर आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या आता है कि जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनके पास राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, कि भाई वो अपने रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए कितने भी जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्लीज इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस को, किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई थी, खेल रहे हैं कुछ बच्चे बाहर। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस। अब आर्टिकल 27 जो है वो कहता है कि स्टेट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्सेस मेंट स्पेसिफिकली फॉर प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, कि भाई जो धर्म के प्रचार के लिए या धर्म के प्रमोशन के लिए जो पैसे आते हैं, फंडिंग आती है, उस पर टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट।
फिर बारी आती है आर्टिकल 28 की, जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि भाई जितने भी गवर्नमेंट फंड से, गवर्नमेंट पैसों से चलने वाले जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की रिलीजियस नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए। फिर बारी आती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, जो कि अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 आते हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप्स की बात होती है कि जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है टू सेव देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड जो उनके ट्रेडिशन है एट्सेट्रा। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आर्टिकल 29 क्या कहता है कि भारत के किसी भी सेक्शन के सिटीजन को जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उनके पास राइट है वो कंजर्व, बचा सके अपनी भाषा को, अपने जो ट्रेडिशन है उनको। फिर बारी आती है राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उनके पास राइट है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वो बना सकते हैं अपनी चॉइस के, अपने किसी भी स्टेट में, और स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा कि उन्हें ग्रांट प्रोवाइड करवाने में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनका अगर वायलेशन होता है तो आप इस राइट के थ्रू आप उनका उपचार कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पर क्या है, अ लिस्ट ऑफ राइट इज यूजलेस, कि आपके पास एक लिस्ट है राइट्स की, वो यूजलेस है अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है जो उनको एनफोर्स करे, एंड अगर वो वायलेट होता है तो जिसके खिलाफ हम उस कहीं पर कंप्लेन कर सके। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्यों? क्योंकि ये ना सिटीजन्स को एक राइट देता है डायरेक्टली अप्रोच कर सके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट जब जाएंगे तो आर्टिकल 226 का सहारा लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो आर्टिकल 32 का सहारा लेंगे अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। ओके, देन कम्स कि भाई देखिएगा आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 जो है वो क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और रिट्स को इशू करवा सकते हैं। उसमें एक रिट्स है हैबिस कॉर्पस की। हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, कि भाई कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर करेगा कि अरेस्टेड और डिटेन जो पर्सन है उसे ना कोर्ट के सामने लाओ और दिखाओ कि हाँ जो डिटेन किया गया है या अरेस्ट किया गया है वो लॉफुल है या नहीं। अगर वो अनलॉफुल होगा तो वो पर्सन को इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाएगा। फिर आता है मैंडेमस। मैंडेमस का क्या है, वी कमांड, कि हम आपको ऑर्डर करते हैं, इशू अ पब्लिक ऑफिशियल और बॉडी फील्स टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी, कि भाई मान लीजिएगा कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है कि सरकार की कोई ऐसी संस्था है जो अपनी जो ड्यूटी थी वो सही से निभा पा रही, तो एक कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो एक मैंडेमस जारी करेगा कि भाई हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आप अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कार्य है वो सही तरीके से कीजिए। फिर आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है वो हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट होता है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू स्टॉप इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स लीगल ज्यूरिसडिक्शन। अब देखिएगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट तक होता है, उनके ऊपर कौन होते हैं, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का बहुत ज़्यादा ज्यूरिसडिक्शन एक स्टेट में वास्ट है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हाई कोर्ट अपनी कमांड बनाए रखेगा। अब हाई कोर्ट पर कौन कमांड बना के रखेगा, सुप्रीम कोर्ट। डिफरेंट हाई कोर्ट्स होंगे स्टेट के। ओके, तो अब अगर ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अगर मतलब कि ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन पर आ जाता है कि भाई ज्यूरिसडिक्शन था हाई कोर्ट का था, और अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा है, तो यहाँ पर प्रोहिबिशन दी जाएगी कि भाई आपका ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप अपनी सीमा से बाहर आ चुके हैं। बेसिकली इन शब्दों में ये बता सकते हैं। फिर आता है को वारंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। यहाँ पर इशू किया जाता है नोटिस पब्लिक ऑफिसर को या फिर पब्लिक ऑफिस को कि भाई आपने किस हिसाब से, किस अथॉरिटी से किसी को पनिश किया है या फिर कुछ आपने कोई ऑर्डर निकाला है। फिर सर्टियरी आता है। इसमें क्या है कि हायर कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है लोअर कोर्ट या अथॉरिटी को कि इनके पास जितने भी मैटर है उन्हें क्वेश करे या फिर अपर कोर्ट को प्रोवाइड करवाए, कि भाई हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को। फिर बारी आती है डीपीएसपी की। देखिए हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। अब फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट जाएंगे।
वो लीगली इन्फोर्सेबल है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। पर अब बात आती है डीपीएसपी की। डीपीएसपी भी आपको कुछ राइट्स प्रोवाइड करवाता है, लेकिन डीपीएसपी में क्या है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है कि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते और कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पर डीपीएसपी का वायलेशन हो रहा है तो आप इसे इन्फोर्स कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि भाई राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, उनके बीच कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट न्यूली इंडिपेंडेंट, कि भाई समय के अनुसार जैसे जैसे हम बदलेंगे तो वहाँ नए नए तरीके की जो राइट्स है और जो इवॉल्विंग नेचर होगा कंट्री का, उसके हिसाब से हमें कुछ सिविल और पॉलिटिकल रिफॉर्म की, फ्रीडम्स की आवश्यकता होगी, लाइक लीगल राइट्स की आवश्यकता होगी। तो उसकी के लिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, वो ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये क्या है, ये गाइडलाइंस है गुड गवर्नेंस के लिए कि भाई किस तरीके से अच्छे से गवर्न किया जा सकता है कंट्री में। अब फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो देखिएगा, फंडामेंटल राइट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल है कि भाई आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं एंड उनको इन्फोर्स करवा सकते हैं। ऑन दी अदर एंड जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में कहते हैं, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है, वो कहीं ना कहीं लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि अगर दिल्ली में 9th क्लास की स्टूडेंट को अगर फ्री साइकिल दी जा रही है, तो अब यूपी की जो स्टूडेंट है वो जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि भाई अब दिल्ली में दी जा रही है तो यूपी में क्यों नहीं दी जा रही। ये स्टेट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, वेदर दे वांट टू प्रोवाइड इट और नॉट। ये पब्लिक पॉलिसी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, डीपीएसपी के अंडर आता है, जिसमें आप लीगली इसे चैलेंज नहीं कर पाएंगे। देन कम्स फोकस क्या है कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी पर ज़्यादा फोकस करता है, स्टेट इंटरफेरेंस पर फोकस करता है कि भाई स्टेट इलीगल तरीके से फंडामेंटल राइट्स पर प्रहार ना करे। ऑन दी अदर एंड डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की बात करता है और कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी पर फोकस करता है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करती है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 51A के तहत आती है। तो देखिएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि भाई एक कॉइन है, एक साइड राइट है और एक ड्यूटी है। ज़्यादातर लोगों को अपने राइट्स पता है किंतु अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता, तो यहाँ पर ड्यूटीज़ को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 जब इमरजेंसी का समय था, तब 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 4A जोड़ा गया था संविधान सभा, माफ कीजिएगा, संसद के द्वारा, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की एक लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी और अंडर आर्टिकल 51A आती है ये लिस्ट। अब यहाँ पर क्या है दीज इंक्लूड रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, कि भाई आप नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करेंगे, आप चेरिश करेंगे आइडल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, आप फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी महान नेता थे उनको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे भारत की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी को, हार्मनी प्रमोट करेंगे कम्युनिटीज़ के बीच, सेफगार्ड करेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन एनफोर्सेबल, मतलब कि आप कोर्ट नहीं जा सकते फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करवाने के लिए, और ये ना मोरल ऑब्लिगेशन है, मौलिक कर्तव्य है ये हमारे, ठीक है। देन सिटीजन्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशन के लिए अपने जो है वो रिस्पेक्ट रखे, नेशन को फॉलो करे। और ये कुछ मैंने आपके एनसीईआरटी से जो इम्पोर्टेंट कंपैरिजन था डीपीएसपी का और फंडामेंटल राइट का, वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके प्रोवाइड करवाया है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।